भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी संबंध थी, ये संबंध और दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा था, बिगड़ते जा रहा है। और यह घटना अभी जो आप हाल में देखेंगे तो जो पहलगाम आतंकवादी जो घटना घटती है, जिसमें हमारे देश के लगभग 30 लोग जो होते हैं शहीद हो जाते हैं, जो सारे पर्यटक थे, घूमने गए थे। और इस पहलगाम में जो ये घटना घटती है, घटना घटने के बाद ही आप देखते हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे समझौते थे जिसे भारत ने निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। और जब भारत ने रद्द कर दिया तो अब देखेंगे कि पाकिस्तान जो जो अभी तक तिकड़मबाजी वाला जो काम किया है, तिकड़मबाजी तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा हाइब्रिड देश है जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आतंकवादियों की माँ कहा जाता है, माँ कहा जाता है, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मदर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान को कहते हैं। और फिर भी वह अपने करतूतों से बाज नहीं आता है। और इसी में पाकिस्तान जो है एक जो कहा जाता है गीदड़ भूमिकी दे देना, इस गीदड़ भूमिकी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम शिमला समझौता को रद्द करते हैं। तो प्रश्न होता है, अब हमें सभी भारतीयों के जानने की जरूरत होगी आखिर शिमला समझौता है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रावधान क्या है, इसके महत्व क्या होंगे, तथा यदि शिमला समझौता रद्द होता है तो भारत के सामने कौन कौन से ऐसे चुनौतियां आने वाली है, और शिमला समझौता क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहे थे, क्या कारण है, ये सारी चीज़ों की बात करें। लेकिन आज का हमारा जो एपिसोड है, इसमें हम एपिसोड 1 हम रख रहे हैं, और इस एपिसोड में हम शिमला समझौता, इसकी पृष्ठभूमि और प्रावधान के बारे में ही चर्चा करूंगा। और दूसरा जो हमारा एपिसोड जो आएगा उसमें आगे की हम चर्चा करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान ने अभी बात होगी कि आखिर पाकिस्तान ने क्यों भारत के साथ जो शिमला समझौता हुई थी, इस शिमला समझौता को क्यों रद्द कर दिया। क्योंकि भारत सरकार जो है, पहलगाम जब घटना घटी तो भारत सरकार ने पहलगाम घटना घटने के बाद आप देखेंगे कि सिंधु जल समझौता पर भारत ने रोक लगा दी। दूसरा, भारत में जितने भी पाकिस्तानी उच्चायोग थे उसको मुख्य रूप से बंद कर दी गई। एक हफ्ते में पाकिस्तानियों को कहा गया कि देश को खाली करो, भारत को खाली करो। पाकिस्तान के राजनयिक जो थे उनको वापस भेज दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर को भी भारत सरकार जो है बंद कर देती है, और पाकिस्तानी नागरिक को वीज़ा नहीं मिलेगा, भारत सरकार कहती है। चूँकि आप देखें, कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वह बिहार के मधुबनी की यात्रा पर थे। उन्होंने एक ही शब्द में बोला कि जो भी एक घटना का अंजाम दिए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये यहाँ तक कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी में बोले हैं। अंग्रेजी में बोलने का एक भी वो भी उद्देश्य है, क्योंकि उन्होंने सीधे वर्ल्ड को आहूत किया है, वर्ल्ड को उन्होंने बताया है कि ये जो करतूत किया है, ये जो हैराना जो पाकिस्तान के द्वारा कदम उठाए गए हैं, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, और एक एक से हम बदला लेंगे। तो मैंने साथ अंग्रेजी में बोलने का ही उद्देश्य था कि दुनिया सुने, दुनिया जाने, दुनिया इस बातों को समझे, और ये हमारा उद्देश्य था। तो भारतीय प्रधानमंत्री जी कल ही आप देखें बिहार के मधुबनी में संबोधन के दौरान अंतिम क्षण में उन्होंने जिस तरह से अपने आक्रामकता का परिचय दिया, उससे कहीं ना कहीं हर भारतीयों को पाकिस्तान के ये जो हमारे रोष थी, हमारी गुस्सा जो थी, इसमें आप देखेंगे वह दुगुना कहीं न कहीं हो चुका है। और अंदर से जो हमारी सोया हुआ जो शेर था वो भी कहीं न कहीं जाग जाता है। वहीं अब पाकिस्तान देखिएगा तो ये गीदड़ धमकी तो इसको देने की शुरू से आदत पड़ चुका है। तो ये गीदड़ धमकी में पहला जो पहलगाम हमला हुआ, इसके बाद जो भारत सरकार ने इतने सारे जब कार्रवाई किया है, तो कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान में अपना गीदड़ धमकी देने से पीछे नहीं हटा। इन्होंने पहला बोला कि भैया हम तो शिमला समझौता को ख़त्म कर देंगे, जो भारत के साथ हमारा द्विपक्षीय समझौता हुई थी, अन्य प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों को भी हम निलंबित करें। कोई बात नहीं बेटा, हमारे भारत में जो हमारे फेयर एंड लवली 10 रुपये कोई नहीं लेता है, यहाँ की कोई गरीब लोग भी फेयर एंड लवली 10 रुपये वाला नहीं लगाता, तुम्हारे 120 रुपये में बिकता है भारत वाला, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ जो अभी हालात है, मरने के कगार पर आ गए हो, लेकिन तुम आतंकवाद को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो मायने सी बात है, नाग को बोओगे तो सांप को बोओगे तो बेटा पहले तो डसेगा तुम्ही को। तो आज तुम्हारे ये हालात जो बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तुम्हारी बदनामी हो रही, वह एक आतंकवाद ही तुम्हारा जो माय बना हुआ है, यही एक कारण बनी हुई है। दूसरी बात देखिए तो भारत के लिए इन्होंने कहा, भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, बाघा बॉर्डर जो है, बाघा सीमा से भी बंद इन्होंने ऐलान किया है। सिंधु जल संधि के तहत पानी रोकने पर और मोड़ने पर इन्होंने कहा कि यह युद्ध की कार्रवाई के बराबर है, माना जाएगा। और भारत के रक्षा सलाहकारों, उनके जो सहायक हैं, उनको भी इन्होंने कहा कि देश छोड़िए और भारत जाइए। कोई बात नहीं, भारत तो ऑलरेडी तुमसे पहले बोल चुका है कि हम सभी नागरिकों को बुलाएं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कि कोई पाकिस्तान ना जाए, यदि पाकिस्तान में है तो ये आप 1 सप्ताह के अंदर भारत जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बेटा तुम्हारे सामने बहुत बड़ा घटना घटने जा रहा है, और तुम्हें अंदर से जो है ना टूट चुकी है, आप फट चुके हैं अंदर से, टेंशन मत लो। अभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने फट गया है। तो मैंने सी बात है, सरकार, भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से कहीं न कहीं इनको अंदर ही अंदर डरे हुए हैं।
अब होता है कि जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम जो ये आपको है, पहलगाम में ही आपने देखा था कि पहलगाम में आपका एक जगह है, घाटी है जिसका नाम है बैसरन घाटी, और यहीं पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें भारत सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की है। इसमें बाघा बॉर्डर बंद करना, सार्क वीज़ा सुविधा निलंबित करना, भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना जैसे शामिल किया गया है। इसके जवाब में पाकिस्तान भी एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई किया है, ठीक है। और पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, क्योंकि बेटा को सब दिन आदत है भारत पर अपने मरेगा दूसरा को बदनाम करेगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि शिमला समझौता को भी हम निलंबित कर देंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि वह शिमला समझौते के सहित भारत के साथ सभी प्रकार के जो द्विपक्षीय समझौता है उसे भी निलंबित करना चाहता है और एक करेगा। वो अब देखेंगे, सबसे पहले हमें बातों को समझना होगा क्या कि शिमला समझौता हुआ था क्या और कौन थे। तो ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। तो शिमला समझौता जो है आपका 2 जुलाई 1974 को, सॉरी 72 को हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर एक ऐतिहासिक कह सकते द्विपक्षीय समझौता है जो दक्षिण एशिया भू राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहीं न कहीं साबित हुई थी। यह समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जो उदय हुई थी, ये दोनों के बीच में शांति स्थिरता के साथ साथ सामान्य स्थिति को बहाल करने के उद्देश्य से खास तौर पे हमारा शिमला समझौता 1972 के 2 जुलाई को किया गया था। भारत के तत्कालीन उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो जो था, इन्होंने भारत का हिमाचल का जो शिमला है वहीं पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसको शिमला समझौता कहा जाता है। अब यह समझौता भारत पाकिस्तान के संबंधों को कहीं न कहीं परिभाषित करने, कश्मीर मुद्दों को द्विपक्षीय ढांचे में लाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। चूँकि देखिए, भारत हमेशा शिमला समझौता हो या नेहरू लियाकत समझौता, जितने भी हमारी समझौता हुई भारत ने सभी को स्वीकार किया, लेकिन यह दोगला राष्ट्र जो है पाकिस्तान हाइब्रिड आज तक ये चीज़ों को स्वीकार नहीं किया। ये हमेशा भारत को पीछे से खंजर मारने का कोशिश किया है। तो अब इसका दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जब पतन होता है तो पतन के समय में लोगों का विचारधारा कहीं न कहीं नकारात्मक होना शुरू होता है। वही पाकिस्तान के हालात है। हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हिस्टोरिकल रिफरेंस क्या हुआ। तो शिमला समझौता जो 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, परिणाम जब बांग्लादेश का उदय हुआ, अर्थात कहें भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम के फलस्वरूप ये सामने आया जब बांग्लादेश का उदय हुआ, और उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इस संकट में भारत को सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि भारत के क्षेत्र में पाकिस्तान जो था हवाई फायर कर रहा था, भारतीय बहुत ज़्यादा निर्दोष मारे जा रहे थे, और यही कारण था कि इंदिरा गांधी ने कहा कि बेटा तुमको हम सबक सिखाऊंगा। तो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तानी जो सेना थी, उन्होंने दमन और अत्याचारों के बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा किया था, और जिसके कारण लगभग 1 करोड़ शरणार्थी जो थे भारत में प्रवेश कर गए थे। 3 दिसंबर 1971 की बात है, और इसी दिन जो था जो ये युद्ध शुरू होता है पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कह सकते हैं पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, ऐसे समझिए। और यह युद्ध जो था 16 दिसंबर 1971 को निर्णायक स्थिति में जब आ जाता है, जब भारत इसमें अपनी गतिविधियों को सक्रिय बनाता है। और जब ढाका में आप देखेंगे लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो थे भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, और इस युद्ध में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आगे निकलता है, यानी एक उदय होता है। अब युद्ध के बाद स्थितियाँ क्या रही, तो देखिए युद्ध के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे स्थितियाँ, बहुत सारे मुद्दा जो थी कहीं न कहीं जटिलताएँ हो गई थी, उसी की आवश्यकता थी कि उसको निपटाया जाए। तो इसमें सबसे पहली समस्या था जो उसका हमने बताया कि युद्धबंदी की वापसी होगी, क्योंकि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो भारत के सामने आत्म समर्पण कर दिए थे। तो भारत के पास जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, ये युद्धबंदी थे, इनको पाकिस्तान को देना था। दूसरी बात देखा जाए, इस समय भी इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा गलती कर दी, क्योंकि इस समय पूरा हम कराची को जीत गए थे साहब। यदि पाकिस्तान को सामने हम ये रखे होते कि बेटा आप कराची हम तभी छोड़ेंगे जब तुम भारत के पीओ को छोड़ोगे, तो मुझे और लगता है कि भारत की बहुत बड़ी विजय हो जाती, और आज जम्मू कश्मीर का जो मामला है पीओके का मामला ही खत्म हो गया होता, क्योंकि इनका 93,000 हमारी सेना, इनकी सेना जो थी भारत के सामने जो था वो नंगा फ़कीर हो चुका था। उसके बाद हम ऑलरेडी कराची को जीत भी चुके थे, चारों तरफ से कराची भारतीय सेना घेर चुकी थी। बहुत बड़े अवसर को इंदिरा गांधी जी ने कहीं न कहीं गुजार दी, लेकिन ठीक है, स्थितियाँ कुछ भी हो सकती, परिस्थितियाँ कुछ भी रही होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के जो 93 पाकिस्तानी सैनिक जो थे युद्धबंदी थे, इनको वापस करना था। दूसरा बात, कब्जाया गया जो हमारा क्षेत्र था, चूँकि देखेंगे तो दोनों देशों ने एक दूसरे के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए थे। तो विशेष रूप से जो हमारा पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र था, तो इसको हमें एक दूसरे को अदला बदली करनी थी। कश्मीर में नियंत्रण रेखा जो था हमारा एलओसी, तो कश्मीर में युद्ध के बाद स्थिति ने नियंत्रण रेखा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो था, फिर से उसको परिभाषित करने की आवश्यकता पैदा की गई। कूटनीतिक तनाव बने, दोनों देशों के बीच शांति और विश्वास बहाली करने की आवश्यकता रही थी, और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए पहली बार आप देखोगे कि इसी समय आप शिमला में लगभग 28 जून से 2 जुलाई 1972 तक
हमारा हाई कमीशन का डायलॉग होता है, वार्तालाप होती है, समिट होती है, जिसके परिणामस्वरूप शिमला समझौता अंतिम रूप से कर लिया जाता है। अब होता है कि शिमला समझौता के प्रावधान क्या थे। देखिए, शिमला समझौते के प्रावधान में पहला तो था कि द्विपक्षीय वार्ता का सिद्धांत हमने अपनाया, क्योंकि दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि वे अपने सभी विवादों को, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से संबंधित चाहे मुद्दा हो या द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से, वह सारी समस्याओं को हल करेंगे। इसमें तीसरे पक्ष जो होगा या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को शामिल करने से पूर्ण रूप से इनकार कर दी गई थी। दूसरा है एलओसी का सम्मान हम करेंगे। 17 दिसंबर 1971 की बात है कि यह स्थापित किया गया था। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा को दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया था और इसे बल प्रयोग के बिना सम्मान करने का वादा किया, क्योंकि ये नियंत्रण जो रेखा होगा इस पर दोनों राष्ट्र कभी भी किसी प्रकार का कोई बल का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि शांति और सहयोग। दोनों देशों ने क्षेत्र में अस्थायी शांति, मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया था। इसमें व्यापार, संचार, विज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। वहीं देखा जाए तो युद्धबंदियों और क्षेत्रों की भी वापसी करने की बात, चूँकि 93,000 जो पाकिस्तानी सेना जो थे युद्धबंदी भारत में थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हुई समझौता के तहत कि दोनों एक दूसरे को, यानी पाकिस्तान के जो 93,000 सेना है उसको हम वापस कर देंगे, और इसमें सहमति बनी। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का भी पालन करने की बात की, चूँकि दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बीच सिद्धांत हुए, जैसे संप्रभुता की बात हुई, क्षेत्रीय अखंडता और एक दूसरे के आंतरिक जो मामला होता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको सम्मान करेगा, और इसको लेकर दोनों प्रतिबद्धता को जताया था। आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों पर भी रोक लगाने की बात हुई थी, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी जमीन का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, शत्रुतापूर्ण प्रचार और हिंसा के लिए नहीं करने देगा। सोच लो रे पाकिस्तान, भारत तो आज तक ऐसा नहीं किया बेटा, लेकिन तुम आए दिन इस तरह की घटना का अंजाम दे, और यहाँ तक कि तुम्हारा तो खाना पीना ही पाकिस्तान जो है आतंकवाद है। आतंकवाद के सहारे ही तुम्हारा दाल रोटी ही चल रहा है, लेकिन हड़बड़ाओ नहीं, समस्या बहुत जल्दी खत्म होगी। उसके बाद भविष्य की वार्ता और क्रियान्वयन की भी बात की गई। समझौता में उच्च स्तरीय बैठक और वार्ताओं के जारी रखने की बात कही गई थी कि कोई भी विवाद होता है तो ऐसे विवादों को हम आपस में बैठ करके बातचीत कर करके उस समस्या का निदान करेंगे, समझौता के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के प्रावधान जो थे इस लाए गए, जिससे कि एक अस्थायी शांति स्थापित किया जाए। तो यह था आपका 2 जुलाई 1972 का शिमला समझौता। अब हमारा अगला एपिसोड में जो हम बताऊंगा, आपका सेकेंड एपिसोड जो होगा उसमें होगा इसका महत्व क्या हुआ, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और अभी क्या क्या विवाद हैं। ये सारी चीज़ों को हम सेकेंड जो हमारा एपिसोड होगा उस दूसरे एपिसोड में मैं एक एक चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, एंजॉय कीजिए और खूब पाकिस्तान को कोसना नहीं है, बल्कि अपने अंदर का शेर को जगा कर तैयार रहना है। ऐसे जो कहा जाता है लूरछत दे, है ना, तो ऐसे लूरछुतों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा और देश की सरकार को हमें सपोर्ट भी करना होगी, क्योंकि आज वो 30 पर्यटकों के साथ हुआ, कल हमारे आपके साथ भी हो सकता है। आज आप हिंदू मुस्लिम जाति में जो बटे हुए हैं, कल आपके साथ भी ऐसा होगा, और उस समय फिर आपके पास जाति सारे मिट जाएंगे। इसलिए एक होने की ज़रूरत है, एकता में बल है। हम एक होंगे तभी सामने वाला कहीं ना कहीं डरेगा। इसलिए इस बातों को ध्यान जरूर दीजिए।